Assalamu alaikum. We are going to start our class with accounting, accountancy and taxation. ये 200 मार्क का पेपर होता है CSS में, ठीक है। हम लोगों ने एक जो है वो पास पेपर जो है उसको सॉल्व किया है, फाइनल अकाउंट द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन योर पेपर। इसमें जो है इसका फॉर्मेट क्या है, एक हमने पास पेपर पकड़ा है और इसकी ये जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने लगे कि किस तरह का ये क्वेश्चन आता है, इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ईयर 2015 का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टरवर्ड्स हम लोग ये देखेंगे कि इसको किस तरह से करना चाहिए, क्या इसकी किस तरह से इसको लेके चलना चाहिए। हम लोग ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके ये देखेंगे कि मैथडोलॉजी क्या है, किस मैथडोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने जो है, आप सब लोग काइंडली अपने जो है माइक्स जो है ऑफ कर दें। आफ्टरवर्ड्स जो है हम लोग अपना सेशन के आपसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपने जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो डिस्कस करेंगे। ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग ये लेक्चर यूट्यूब के लिए, इसलिए अगर बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे या आप अनम्यूट करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होंगे। वैसे भी इतने ज़्यादा लोग एट अ टाइम जो क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हम आफ्टर द एंड क्लास जो है अपना सेशन जो है उस पर क्वेश्चन आंसर हम पूछेंगे। इसमें फाइनल अकाउंट्स के किस तरह से करना चाहिए, कि किस टाइम पे करना चाहिए, कब करना चाहिए क्वेश्चन, और जब है आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह से इसको लेके चलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कोशिश करनी है कि सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। नॉर्मली स्टूडेंट एक्साइटेड होके जो है वो इसको स्टार्ट में करना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि एक ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए आती है कि ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इसके बारे में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कुछ जो है एडजस्टमेंट्स होती है जिनको आपने करना होता है। कभी कभार कुछ ऐसी होती है एडजस्टमेंट जो हमें नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हम लोगों का जो अपना है कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देते हैं, और हम एक दो एडजस्टमेंट नहीं कर पाने की वजह से हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, और हम आगे अपने पेपर में हमारा जो है वो पेपर की आगे का जो पार्ट होता है हम लोग उसको गुड परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू लूज ऑफ टेम्परामेंट या लूज ऑफ कॉन्फिडेंस इन आर एबिलिटी। इसलिए इसको नॉर्मली आपने एंड पे अपने पेपर के अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जब आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपने इसकी एडजस्टमेंट जो है वो सबसे पहले रीड करनी है। आपने जो मैं ये बात बता रही हूँ इसकी सबकी आपको स्लाइड सब कुछ मिल जाएगा, आपने बस मेरी बात अच्छे से सुननी है, इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। आपने जो है वो स्टार्ट जो जितने भी आपके एडजस्टमेंट्स नीचे 5 होती हैं, कभी 6 होती हैं, कभी 7 होती हैं एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट दिए होंगे आपके क्वेश्चन में, आपने उनको क्या करना है, आपने उसको रेलिवेंट अकाउंट में जो है उसको स्टार लगाना है, मार्क कर देना स्पेसिफिकली। या अगर नंबर दिया हुआ एडजस्टमेंट का 1 2 3 4, तो हमने रेलिवेंट अकाउंट को देखना है, उसके साथ मार्किंग कर देनी है। हमेशा जो भी एडजस्टमेंट होती है उसका जो है वो डुअल इफेक्ट होता है, एक डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है। कभी कभार वो दोनों इफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे होते हैं, कभी वो दोनों इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में जा रहे होते हैं, ठीक है। हमें उसकी सबसे पहले एडजस्टमेंट का पता हो कि इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्री हमारे माइंड में होनी चाहिए। एडजस्टिंग एंट्री आप सिर्फ उस फॉर्म में करेंगे अगर आपको उसने इस पेपर में स्पेसिफिकली पूछा हो, कहा हो कि आपने एडजस्टिंग एंट्री जो है इसकी पास करनी है। अगर तो रिक्वायर है तो आपने पास करनी है, इसके मार्क्स होंगे। अगर नहीं रिक्वायर है देन देर इज़ नो नीड कि हम बैठें उसकी ये एंट्रीज बनाएं और अपना टाइम वेस्ट करें, बिकॉज देर इज लिमिटेड टाइम फॉर योर पेपर। हमने उसको इसके ऊपर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। लेकिन हमने एक साइड पे एक अलग शीट पे एंड ऑफ पेपर पे एक रफ वर्क शीट बनानी है, उसके ऊपर हमने अपनी रफ जो है वो
एंट्रीज जो है वो माइंड में जो होंगी कि एक एडजस्टमेंट होगी, उसका देखना है कि उसका कहाँ का इफेक्ट जाना चाहिए, उसकी वो माइंड में बना लेना, माइंड में सोच लेना कि इसकी ये एडजस्टमेंट हो, और फिर उन रेलिवेंट अकाउंट्स को हम लोगों ने मार्क कर लेना है, स्टार्ट कर लें, कोई ना कोई और मार्क लगा लें, या नंबर्स दिए हुए तो नंबर कि अकाउंट नंबर 1 है तो उसको इस तरह। जस्ट सपोज जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो मैंने पिक किया है ईयर 2015 का, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो मैंने शेयर की है आपके साथ जो है हमारी एक्सेल की शीट पे, मैंने ये क्वेश्चन देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है। उसमें देखिए हमारे पास 5 एडजस्टमेंट दी हुई है, नंबर 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट दी हुई है। अब हमारा ऊपर हमें यह ट्रायल दिया गया होगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन किसी वे में डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में प्रोवाइड की गई होगी। हमने जैसे फर्स्ट हमारी जो है एडजस्टमेंट है वेजेस पेएबल, वेजेस के बारे में है, तो हमने देखना हमारा अकाउंट है यहाँ पे आ रहा है वेज एक्सपेंसेस। अब हमने इसको मार्क कर देना कि नंबर 1, इस वाली जो है इसको मार्क कर देना 1 के 1 नंबर 1 एडजस्टमेंट इस हेड अकाउंट हेड से रिलेटेड है। इसी तरह हमने बाकी की भी जितनी भी एडजस्टमेंट होंगे उनको जो नंबर होगा उस अकाउंट हेड के साथ मार्क कर लेना है 2 3। सेकेंड वन इज अबाउट रेंट, तो हमने रेंट के साथ 2 मार्क कर लेना है कि ये इन जो अकाउंट हेड्स को अभी हमने आफ्टर एडजस्टमेंट फिर हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का पार्ट बनाना है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा ये आफ्टरवर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोगों ने ये मार्किंग कर ली हम लोगों ने, ठीक है, फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। पहले सारी एडजस्टमेंट को देखा, उनके वो मार्किंग कर ली, उनके माइंड में सोच लिया क्या क्या एडजस्टमेंट होनी, उसका क्या डेबिट होना चाहिए, क्या कौन सा अकाउंट है क्रेडिट होना चाहिए, वो सोच लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना, ठीक है। स्टार्ट किस तरह से करना है आपने क्वेश्चन में, इसकी सेंटर वाली शीट जो है ना उसमें करना है, यानी जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड की जो शीट्स है उसके ऊपर हो। वन साइड जो है शीट की उसके ऊपर इनकम स्टेटमेंट होगी, लेफ्ट वाली साइड पे जो है, राइट वाली साइड पे बैलेंस शीट जो होगी वो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका जो हमें ट्रायल दिया गया होगा या जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको जो है उसमें से जो एडजस्टमेंट है उसकी एंट्रीज पास करते रहना। हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट का एक रफ सा फॉर्मेट बना लेना, बैलेंस शीट का भी रफ। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आना चाहिए, ठीक है, नॉन करंट एसेट आते हैं, फिर बाद में करंट एसेट्स आते हैं, फिर बाद में कैपिटल इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आती हैं। इस तरह से एक रफ फॉर्मेट बना देना। इनकम स्टेटमेंट का भी हमारे पास रफ एक फॉर्मेट होता है, जस्ट लाइक सबसे पहले ऊपर सेल्स आती है, अगर लेस रिटर्न्स अगर हैं हमें नज़र आ रही है वो लिख ली, इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल बाद में लिखनी है, और नेट ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टरवर्ड्स एक्सपेंसेस जो हैं वो सब कर लेना है, ठीक है। आफ्टरवर्ड जब हमने क्या करना है कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होगी उनको वहाँ पे एडजस्ट करके, जहाँ पे डेबिट जाना होगा डेबिट कर लिया, क्रेडिट इफेक्ट जाना होगा क्रेडिट इफेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने बाद में पूरा उस इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बाकी अकाउंट हेड्स के बारे में हम लोगों ने कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है हमारा उसका करने वाला, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 2015 ईयर का, तो इसमें हम लोगों ने, हमें कैपिटल दिया गया है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ड्राइंग, सेल्स, स्टॉक, सारे अकाउंट हेड दिए गए हैं। अब हम लोगों को कुछ बेसिक एंट्रीज का पता होना चाहिए। इस जो क्वेश्चन को करते हुए में हमारे पास कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि हमें आनी चाहिए, ठीक है। हमें इन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। हम उनके बारे में मोस्ट जो आस्ट जो है वो वाली अगर देखे जाए कि मोस्ट आस्ट जो क्वेरीज होती हैं या मोस्ट एडजस्टमेंट जो होती हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हम फर्स्ट मोस्ट आस्क जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अक्सर स्टूडेंट जो है वो लिखना भूल जाते हैं या एक जगह पे लिख लिया। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है एडजस्टमेंट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट होता है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट।
हमेशा उसका दो जगह पे इफेक्ट जाएगा, मे बी दोनों इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए, दोनों बैलेंस शीट में जाए। आपने दोनों इफेक्ट्स को पहले एडजस्टमेंट्स को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती होंगी वहां पे, या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जगह पे जाती होंगी, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट डाल के बाद में आपने अपने बाकी के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस में सारी जो फिगर्स वो हैं ट्रायल से डाल के फिर वहां में उसको कंप्लीट करके नेट प्रॉफिट आया उसको उठा के वहां से कैपिटल में डाला। अपने कैपिटल हमें दिया गया होता है, नॉर्मली प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग्स अगर हुई लेस करके हमारी वहां से फिगर आगे बैलेंस शीट की जो है वो जो है लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर ली, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर बाद में हमने एसेट वाली कंप्लीट करनी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप जो है बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। अगर आप हैफेजर्ड में या विदाउट यूजिंग एनी मैथडोलॉजी अगर आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे तो आप पेपर में इतना आप अंडर स्ट्रेस होते हैं कि सही चीज़ों को भी गलत तरीके से करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने इसकी ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग जब प्रैक्टिस आप अपनी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी टाइम में अपनी ये हैबिट बनानी कि हमने इस वे से इस क्वेश्चन को लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो बैलेंस शीट में आता है करंट एसेट्स में। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है लेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, वहां पे इसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो बहुत ज़्यादा वो एडजस्टमेंट की हमारी बात होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग इकट्ठे पेमेंट होती हैं, लाइक दे बिलोंग टू नेक्स्ट 1 ईयर और कुछ अगले 6 माह से या अगले 1 साल से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम उनकी लमसम पेमेंट इकट्ठी पेमेंट कर देते हैं। कुछ रेंट हमारे ऐसे के होते हैं, कुछ हमारे ऐसे के इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस ऐसे के होते हैं जो हम लोग प्रीपेड कर देते हैं, प्री पेमेंट्स उनकी चली जाती हैं। उनका क्या करना है, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास जो है, एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास जो है प्री पेमेंट्स जो है कितनी है, यहाँ पे वेजेस जो है ये पेबल आ रही है। इंश्योरेंस का यहाँ पे नंबर 3 एडजस्टमेंट हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन में, नंबर 3 जो एडजस्टमेंट है दैट इज अबाउट इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स अ प्री पेमेंट एट 30 जून। हमारा ईयर क्लोजिंग है 30 जून। 30 जून पे हमारे पास जो 1000 की अमाउंट है वो प्री पेमेंट है, यानी दिस 1000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल का जो है खर्चा है जो हमने इस साल में भी पे कर दिया हुआ है, लेकिन अभी एक्रू या खर्चा अगले साल का है। तो इसको क्या करेंगे, प्री पेमेंट्स जो होती हैं फिर इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। प्री पेमेंट्स को जो है वो एज एन एसेट हम लोग अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे, प्री पेमेंट को डेबिट कर लेंगे, और जितना हम लोगों ने एडवांस पेमेंट की होगी प्री पेमेंट से रिलेटेड उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी यहाँ पे एंट्री होगी रेलिवेंट, प्री पेमेंट एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो एडजस्टमेंट हमारे पास जो है इसमें जो मोस्टली होती है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इस साल के एक्सपेंसेस हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। हमारी यूटिलिटी बिल्स नॉर्मली क्या होता है, लाइक हमारा ईयर एंड 30 जून है या 31 दिसंबर है, हमारा ईयर क्लोज हो गया लेकिन हमारा अभी यूटिलिटी बिल्स नहीं आया, हमारा गैस का हमारा टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया, वो अगले साल पे होना है। तो क्या हम लोग वो साल का वो एक्सपेंस नोट ही ना करें अपनी बुक में, अकाउंट फोन ना करें? ऐसा नहीं होता, हम अब एक्सपेंस बुक कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर द ईयर जब हम लोग जनवरी में हमारे पास बिल आता है, ठीक है, उस टाइम पेमेंट उस टाइम करते हैं, लेकिन हम अपनी एक एग्रीगेटेड वैल्यू, या वैसे अब ऑनलाइन इतना ज़्यादा वो हो गया हुआ है सिस्टम कि हमें ऑनलाइन हमारा बिल मिल जाता है कि भाई हमारी इतनी अमाउंट जो है वो पेएबल है, अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई होती पेमेंट की, तो हमने उतनी अमाउंट से क्या करना है, अपना जो है बिल यूटिलिटीज़ का या जो भी एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है ये इस ईयर एंड पे उसको रिकॉर्ड कर लेना है। हमने क्या करना है कि हम लोगों ने अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेनी है, इट्स मीन कि आपने क्या करना है उस एक्सपेंस को डेबिट कर लेना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होगा डेट में भी यूटिलिटी बिल या सम अदर हेड जिस भी हेड में उसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, हमने अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेनी। ठीक है, हमने अपनी लाइबिलिटी एक रिकॉर्ड कर लेनी, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना है और एक्सपेंस को डेबिट कर देना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में। नेक्स्ट वन जो है हमारी एडजस्टमेंट है दैट इज अबाउट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं कि अब देखें हम लोग कभी भी कुछ भी बिजनेस करते हैं हमेशा देयर इज रिस्क
कि हमने जितनी की सेल की है, हमें ज़रूरी नहीं हमेशा उतना रिटर्न मिले। सब लोग इतने अच्छे नहीं होते, या सब लोगों का एक सिस्टम नहीं होता कि हमेशा 100% जितने की हमने सेल की हमें इतनी मिल जाए अमाउंट, ठीक है। और ऐसा भी कभी नहीं होता कि 100% हमारी कैश सेल्स हो। हर बिजनेस में क्रेडिट पे सेल्स होती हैं, ठीक है। तो क्रेडिट पे जब सेल्स होंगे तो रिस्क तो होगा कि पता नहीं हमने 1 लाख की सेल्स की हैं तो वेदर 1 लाख का 1 लाख नहीं मिलेगा, हमें 80,000 किसी से मिल जाएगा। समटाइम्स ये होता है कि कभी कभार 100% में मिल जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि 50% मिलते हैं, 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो बैड डेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बैड डेट्स के ट्रीटमेंट के कुछ वे होते हैं। हम लोग नॉर्मली जो स्टार्ट में करते हैं, कभी कभार हमें प्रोविजन रिक्वायर की होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दी होती है कि इतनी परसेंटेज है, 5% आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करनी है। तो हम लोग डेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 5% अमाउंट, और फिर उतनी अमाउंट को जो है हम लोग अपने डेटर्स में से लेस करते हैं, ठीक है। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको बैड डेट्स को एज एन एक्सपेंस शो करते हैं। हम लोग डेटर्स नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्या होता है, तो उसमें बैलेंस शीट में तो बैड डेट्स का वो इफेक्ट ले जाते हैं, डेटर्स में से माइनस कर देते हैं, लेकिन इधर गलती कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो बैड डेट को या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के एक्सपेंस को शो ही नहीं करते, ठीक है। इसलिए आपने जो है वो बैड डेट्स को या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका इफेक्ट लेके जाना है, और बैलेंस शीट में उसका क्या इफेक्ट लेना है कि आपने डेटर्स में से लेस करना है। इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप उसको फेस पे ही शो कर दें, डेटर्स में से लेस कर दें, बैड डेट्स लेस कर दें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या ये होता है कि आप उसकी वर्किंग शो कर दें और नेट अमाउंट जो उठा के आप अपने बैलेंस शीट में ले जाएं, ठीक है। अगली जो एडजस्टमेंट, जो मोस्ट आस्क जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉर्मली जो है इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लंबी चौड़ी नहीं पूछी जाती, दो मेथड से पूछी, या स्ट्रेट लाइन मेथड से पूछी जाती हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पूछा जाता है। इसमें नॉर्मली आपको कॉस्ट दी होती है, रेजिडुअल वैल्यू दी होती है, और वो आपको या रेट दिया होता है कि भाई इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, तो आप उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। और इसका डबल इफेक्ट किस तरह से होगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो है वो जो एसेट है उसमें से लेस कर देते हैं। फेस पे भी शो कर सकते हैं, इसका भी वही मेथड, फेस पे भी शो कर सकते हैं और वर्किंग में भी शो कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो अपना जो डिस्कस कर लें, ये क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली 2015 का आपका पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। हम लोग जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लें जो 2015 से रिलेटेड है। इसमें हमें जो है वो दिया गया है कैपिटल अकाउंट डिवाइडेड है, ये हम लोग पहले भी चीज़ें देखेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने इसको देखना है कि किस तरह से होता है काम, किस तरह से मैंने ये बनाया है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया आपने 1 पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, सेकेंड पेज पे जो है वो डबल शीट वाले पे काम करना है इस क्वेश्चन को, एक साइड पे बैलेंस शीट, एक साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट को पुट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, वेजेस को देखा कि वेजेस पेएबल बट अनपेड एट 30 जून, वेजेस जो है हमारी 30 जून पे कुछ पेएबल हैं, ठीक है। यानी एक्रूड एक्सपेंसेस या पेएबल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो इसकी एंट्री क्या होती है, हमारे माइंड में एंट्री होनी चाहिए। यहाँ पे हमें अगर रिक्वायरमेंट में देखें, उन्होंने कहा प्रिपेयर मैलकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और 30 जून एंड हिज बैलेंस शीट। उसने प्रॉफिट एंड लॉस और हमसे बैलेंस शीट रिक्वायर किए, तो हम लोगों ने जब हमसे उन्होंने एंट्रीज रिक्वायर नहीं की तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग एंट्रीज करते रहें, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए कि एक चीज़ डेबिट होनी है, एक चीज़ क्रेडिट होनी है एडजस्टमेंट के बारे में। वो पॉइंट नहीं हमने भूलना, वो हमने जो एक ये चीज़ जो है ये अपने माइंड में रखनी है कि हमेशा एक प्रॉफिट, एक पॉजिटिव उसका डेबिट इफेक्ट होगा, एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। हमने वेजेस पेएबल की एंट्री अपने माइंड में देखनी क्या है कि वेजेस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और वेजेस पेएबल को लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो उसको क्रेडिट करेंगे। हम लोग ने नंबर 1 वेजेस का कहाँ पे इफेक्ट जाना है, एक वेजेस एक्सपेंस पे जाना है और एक लाइबिलिटी हमने क्रिएट करनी है बैलेंस शीट में। देखें हमारे पास जो है लाइबिलिटीज में अगर हम लोग जाएं, लाइबिलिटीज वाला पोर्शन की तरफ हम लोग जाएं, ये देखिए लाइबिलिटीज में हमारे वेजेस पेएबल मैंने रिकॉर्ड की है 750 की, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ पे जाएगा या इसका डेबिट इफेक्ट जो जाना है वो हमारा जाना है, डेबिट इफेक्ट जाना है हमारा वेजेस में, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो
हमारे ट्रायल में दी गई थी अमाउंट वेजेस की, वेजेस एक्सपेंसेस की, डेट वाज 14250। उसमें जो 750 जो भी पेबल है इस ईयर से रिलेटेड है वो मैंने ऐड अप कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में वन इफेक्ट चला गया, वन बैलेंस शीट में इफेक्ट चला गया, ठीक है। सेकेंड वन जो है एडजस्टमेंट इज अबाउट रेंट एक्रूड एंड अनपेड, ठीक है। हमारा कुछ रेंट है जो हमारा अभी अनपेड है एट द ईयर एंड, तो 3000 की अमाउंट है। इसका भी एंट्री देखेंगे, रेंट पेएबल है तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, डेबिट होना चाहिए, और क्रेडिट क्या होना चाहिए, एक्रूड रेंट, ठीक है। इट्स मीन कि रेंट एक्सपेंस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट में देखें, रेंट एक्सपेंस जितना हमें दिया गया ट्रायल में, हमें रेंट की अमाउंट दी गई है डेट इज अबाउट 13,500, ठीक है। और 3000 इज जस्ट पेएबल, ठीक है, वो अभी इस ईयर का पेएबल है, इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 3000 ऐड कर दिया। और लाइबिलिटीज में हमारा अभी पेएबल है, इस तरह से हमने लाइबिलिटीज में देखा रेंट पेएबल, हमने 3000 का अकाउंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। थर्ड वन अगर हम लोग देखें एडजस्टमेंट में, अभी वो हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस है जो कि प्रीपेड है, ठीक है। प्री पेमेंट में हम लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दी इंश्योरेंस एक्सपेंस की नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, उसकी अमाउंट कितनी 1000। इसका इफेक्ट भी प्री पेमेंट में है, इट्स मीन कि हमारा एक एसेट बनेगा, हम लोगों ने क्या करना है, इसका इफेक्ट लेके जाना है। प्री पेमेंट इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीपेड जो है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम लोग इंश्योरेंस एक्सपेंस को। इट्स मीन क्रेडिट एक्सपेंस को क्रेडिट करने का मतलब एक्सपेंस की अमाउंट लेस होगी, कम होगी। हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे इफेक्ट, यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस में देखें, ठीक है। ये देखें हमारे पास हमारे ट्रायल से आ रहा था 2000 और 1000 जो है हमारा एडजस्टमेंट में है, प्री पेमेंट है। हमने 1000 जो पेबल होता है वो उसको ऐड अप करते हैं और जो प्रीपेड होती हैं एक्सपेंसेस उनको माइनस करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस इसलिए मैंने 1000 यहाँ से लेस कर दिया और उधर एसेट साइड पे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 1000 करंट एसेट में शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारी एडजस्टमेंट है वो हमें दिया गया है पॉइंट नंबर 4 में। उन्होंने कहा कि व्हीकल है एक हमारे पास जिसके ऊपर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट है 25% पर एनम, और ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट जो है व्हीकल परचेज की गई, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की गई, और अब जो है वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने डेट दी होती, परचेज डेट दी हो, तो हम लोगों ने उस मंथ से स्टार्ट करनी थी डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ठीक है। यहाँ पे लेकिन उन्होंने खुद ही स्पेसिफिकली कह दिया कि आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इट्स मीन हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। एक तो हमें डेट ऑफ परचेज भी नहीं दी हुई, नहीं तो हम लोग मंथ वाइज कर लेते या डे वाइज कर लेते, और साथ में उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद ही कह दिया कि आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करेंगे, हमारे पास व्हीकल की यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, ठीक है, डेट इज अबाउट 21,000। हम लोगों ने उसके ऊपर रेट लगाना है 25%, यस इट्स अबाउट 25%। तो हम लोगों के पास ये देखिए 21,000 मल्टीप्लाई बाय 25% किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका वन इफेक्ट चला गया। सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ जाना है, हमारा सेकंड इफेक्ट जाना है हमारा नॉन करंट एसेट में, बैलेंस शीट में जाना है। इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसमें से 21,000 में से जो हमारी डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दिया हुआ है, ठीक है। उसको वर्किंग में शो कर दे, फेस पे व्हीकल की कॉस्ट अलग से शो कर दे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से शो कर दें। डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेस करने के, उसको प्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5, बैड डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें बहुत सी जो है वो टेक्निकलिटीज़ कभी कभार आ जाती है। कभी कभार हमें जो है वो उन्होंने ट्रायल में दिया होता है, प्रोविजन दी होती है, कभी कभार ट्रायल में हमें बैड डेट दिए होते हैं, तो इसमें बहुत सिचुएशंस आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट टिपिकल जो है एडजस्टमेंट होती है बैड डेट्स के बारे में। यहाँ पे हमें दिया गया है बैड डेट्स दिए गए 2650 के आर टू बी राइट ऑफ। उन्होंने कहा कि आपके इतने बैड डेट जो है वो राइट ऑफ कर देने, यानी कंफर्म हो गया कि ये नहीं मिलने हमें, और एक प्रोविजन भी क्रिएट करने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं। इट्स मीन देयर इज चांस कि हमें शायद ये पैसे रिकवर हो जाए, लेकिन हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग के लेते हुए देखते हैं कि वेदर
प्रोबेबिलिटी कि इतना हमारा हमारा पास एक्सपीरियंस या हमारा इतना जो है वो बिजनेस एक्सपीरियंस कहते हैं कि हम इतने परसेंट पैसे नहीं मिलेंगे हमारे डेटर्स, इसलिए हमें कितना डाउटफुल डेट्स कितने क्रिएट करने, 10%। लेकिन इसके लिए देखिए उन्होंने दो चीजें, बैड डेट्स भी हैं और डाउटफुल डेट्स भी हैं, और इसमें इसने एडजस्टमेंट को अच्छे से पढ़ना है। एडजस्टमेंट खुद बताएगी कि आपने करना क्या है। बैड डेट्स ऑफ 2650 आर टू बी राइट ऑफ एंड प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स। रिमेनिंग डेटर्स पे आपको 10% जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। मीन्स हम लोग अगर इसकी वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग कैसे है कि हम लोगों ने डेटर्स देखे लिए हमारे पास ट्रायल में डेटर दिए हैं 22650, उसमें से हम लोगों ने बैड डेट्स 2650 के बैड डेट्स हो गए। नेट डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हमें रेट दिया, उन्होंने कहा 10% रिमेनिंग डेटर्स पे आपने डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने। हमने नेट डेटर्स आए 20,000, उसका जो है 20,000 का 10% लेंगे 2,000। हमारे पास अब जो बैलेंस शीट में कितनी फिगर जाएगी डेटर्स की, डेट वुड बी 18,000, ठीक है। हमारे बैलेंस शीट में जो है 18,000 की फिगर जाएगी हमारी डेटर्स की, ठीक है। और बाकी जो प्रोविजन और बैड डेट्स, हर जगह हर चीज के मैंने कहा दो इफेक्ट होते हैं, ये तो इफेक्ट बैलेंस शीट में चला गया डेटर्स के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसका हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, इस बात को नहीं भूलते हुए हमने इसका दूसरा इफेक्ट देना है कि दूसरा कहाँ जाना चाहिए, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट एक्सपेंस 2650 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये दोनों अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हुए ये हमारे, अगर हम लोग स्पेसिफिकली इनको करें एडमिन सेलिंग में करें क्लासीफाई, तो ये हमारे सेल से रिलेटेड ये सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट डालने के बाद में हम लोगों ने सिंपल फिग क्या करना है, बाकी के सारे हेड्स जिनके ऊपर मार्किंग थी वो हेड्स सिर्फ रह गए, बाकी सारे हेड्स को सिंपल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। कैपिटल को बैलेंस शीट में लेगी, क्रेडिटर्स की अमाउंट भी चली जाएगी, डेटर्स की एडजस्टमेंट हो गई वो रही, बाकी सारी फिगर्स हम लोगों ने डाल दी, जस्ट पुटिंग करनी है वैल्यू पे, ठीक है। और फिर बाद में हम लोगों ने पहले क्लोजिंग करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हुआ, उसकी फिगर आ गई, नेट प्रॉफिट और लॉस की जो फिगर आ गई उसको उठा के हम लोग ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस हुआ तो लेस करेंगे। इस तरह से देखिए हमारे पास सब वैल्यूज इक्वल करने के बाद हमने देखना कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारा एसेट्स का टोटल और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल होना चाहिए, दैट इज अबाउट 75250, और यहाँ पे भी 75250, इट्स मीन we did our question correctly। लेकिन it is not necessary every time, कभी कभार हमारा होता है एक एडजस्टमेंट के गलत पुटिंग की वजह से या टाइम कम होने की वजह से, प्रेशर अंडर प्रेशर होकर हमारा या कंप्लीट एक एडजस्टमेंट हमें नहीं आ रही थी, तो हम उसकी वजह से हमारा नहीं बैलेंस होगा, तो हमने इसके बारे में नहीं कि इसको बैलेंस ही करके जाना है, हमें मार्क मिल जाएंगे, हमने अपने एडजस्टमेंट डाल दी, हमने बाकी सारी फिगर पुट कर दी, अगर हमारा ये इक्वल नहीं आता हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है, ना कि हम लोग यहाँ पे बैठ के इसको जो है वो बैलेंस शीट को जो है वो इक्वल करते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, प्रोफेशनल लेवल जो है एग्जाम्स में इनको नहीं इक्वल किया जाता, और इवन आपके लेवल पे भी ये चीज़ रिक्वायर नहीं है, आपको एडजस्टमेंट के मार्क मिलने हैं, आपको आपके बाकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के मार्क मिलने हैं, ना कि इनको इक्वल करने के मार्क मिलेंगे। शायद आपका वो 1-2 मार्क काट ले इससे, ठीक है, लेकिन हमने इसको इक्वल करते में अपना दूसरे क्वेश्चन का टाइम नहीं वेस्ट करना। इस तरीके से हम लोगों ने हैंडल करना है, देखना है कि हमने इस क्वेश्चन को कितना इजीली और क्विक वे में कर लेना है, ठीक है। एंड इट इज डन ओनली बाय द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। और कुछ टिप्स होते हैं, कुछ जो हैं ट्रिक्स होते हैं, कुछ जो कि आपको लेके चलने होते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपको कुछ स्पेसिफिक टीचर्स ही बताते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंट लोग ही बताते हैं, अदरवाइज लोग जो हैं वो नहीं बताते। आपने इन सब चीज़ों को लेके अपना क्वेश्चन करना है और इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी हमारा जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हम लोग अपना कंडक्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट कैन अनम्यूट देयर माइक एंड आस्क देयर क्वेश्चन। थैंक्स ऑल।